चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को हम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम ईबीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हमने लिया है। दोस्तों यदि आप सीटेट एग्जाम दे रहे हैं, केबीएस, रीट, हरियाणा टेट, यूपी टेट या फिर किसी भी राज्य से संबंधित टीटी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं, तो दोस्तों आपको वीडियो को ध्यान से जरूर देखना है, क्योंकि आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फिर हम बिना देरी करते हुए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ को आपको याद रखना है कि सभी प्रश्नों को बिल्कुल यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। कमेंट करने से आप सभी चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से समझते चलेंगे और बिल्कुल आपको यहीं पर याद होती चलेगी। आपको कोई अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि आपके सीटेट एग्जाम की देखिए डेट तो आई नहीं है, लेकिन बहुत कम समय बचा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही डेट आ जाएगी हमारी। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, समय को बिल्कुल ध्यान में रखकर आपको काम करना है, ज़्यादा समय गंवाना नहीं है। तो बिल्कुल सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो प्रश्न है, कह रहा है कि ईबीएस की कक्षा में क्या है, प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपको इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस प्रश्न में। तो कह रहा है, देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि नियमों को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि अनुशासन को बनाए रखने के लिए, और जो चौथा ऑप्शन है वो कह रहा है कि ध्यान को खींचने के लिए। तो बिल्कुल देखिए जिसको भी इसका आंसर आता है बिल्कुल कमेंट जरूर करें, और नहीं भी आता है फिर भी कमेंट करें, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पहला ही प्रश्न देखिए यहाँ पर मैंने पेडागोजी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न रखा है, तो बिल्कुल जरूर कमेंट करें इसका। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, कि देखिए दूसरा ऑप्शन है कि कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम दूसरे है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। तो बिल्कुल देखिए पहले कुछ यहाँ पर ABCD यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, और इसके बाद में आपको सही ऑप्शन बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए लेह लद्दाख के मकानों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर जो पहला यहाँ पर कथन दिया गया है, एक कथन दिया गया है, कह रहा है कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें लेह और लद्दाख के मकानों में पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि जो पेड़ के तनों से बनी लकड़ियों की जो ढालू छतें होती हैं वो आपको असम के मकानों में देखने को मिलेंगी। कहाँ के? असम के मकानों में आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा देखिए जो बी कथन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। तो बिल्कुल देखिए जो लेह और लद्दाख के मकान होते हैं वो आपको 2 मंजिला आपको जो इमारतें हैं वो देखने को मिलेंगी, और इसमें जो नीचे की जो भूतल की जो इसमें मंजिल होती है, जो जिसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, उसमें क्या है आपको खिड़की देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो देखिए जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है ये भी आपको याद रखना है। तो जो ग्राउंड फ्लोर है वो क्या है, जानवरों और जो उनकी आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनको स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। जो निचली मंजिल होती है उसमें कोई खिड़की नहीं होती है, तो यहाँ पर बी क्या है कथन हमारा सही है। इसके अलावा जो तीसरा है सी कथन है उसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि पत्थर, मिट्टी और चूने की बनी दीवारें होती हैं। तो ये भी सही है। देखिए जो लेह लद्दाख के मकान होते हैं वो क्या है, जो उनकी दीवारें होती हैं वो पत्थर की बनी होती हैं। साथ में जो उनकी दीवारों में पेंट करने के लिए यूज किया जाता है, जो दीवारों में जो यूज किया जाता है वो क्या है, मिट्टी के साथ में चूने की बनी दीवारें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी भी सही हो जाएगा हमारा। जो देखिए विशेषताएं यहाँ पर देखनी है, और जो डी यहाँ पर जो कथन दिया गया है वो कह रहा है कि लकड़ी के फर्श होते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए जिस भी यहाँ पर विकल्प में बी, सी और डी होगा वही हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर फिर ऑप्शन देखते हैं हम। देखिए बी, सी और डी यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ में जा रहा है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यदि आपसे पूछता है कि डोंगा, जिसको हाउस बोट बोलते हैं, एक रूप से तैरता हुआ मकान है, यदि आपसे पूछता है कि किस प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर के मकानों की विशेषता है क्या? जम्मू कश्मीर में आपको डोंगा देखने को मिलेगा। डोंगा जिसको बोलते हैं, जो डोंगा होता है वो क्या है, एक प्रकार का तैरता हुआ घर है। बहुत सारी फैमिली है यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो इस डोंगे में निवास करती हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आज का एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा। तो बिल्कुल सभी प्रश्नों को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझते चलिएगा और साथ में आपको कमेंट करते चलना है, ठीक है। सभी बच्चों को बिल्कुल याद रखना है, कमेंट करते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है, ठीक है। कह रहा है कि जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। तो इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। तो कह रहा है कि ये पेड़ कहां पर पाया जाता है। देखिए यहां पर जितना जो रेगिस्तानी ओक है उसके बारे में आधे से ज्यादा यहां पर प्रश्न देखो आपके क्वेश्चन इस प्रश्न में ही मिल जाने हैं, ठीक है। तो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल देखिए टॉपिक वाइज यहाँ पर टॉपिक देखते चलेंगे। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हमने सभी को देखिए यहाँ पर कवर किया हुआ है। बिल्कुल निश्चित रूप से आपसे एक एक प्रश्न इन टॉपिक्स से आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि रूस में यह पेड़ पाया जाता है, इसके अलावा देखिए राजस्थान में पाया जाता है, आबू धाबी में पाया जाता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो देखिए जो रेगिस्तानी ओक है वो कहां पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी टॉपिक्स को आपको बिल्कुल यहाँ पर अच्छी तरीका से देखते चलना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक एक टॉपिक से मैंने एक प्रश्न रखा है और वो बिल्कुल हम यहाँ पर कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो देखिए जो रेगिस्तानी ओक है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है। देखिए जो रेगिस्तानी ओक होता है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो जो ऑस्ट्रेलिया के जो रेगिस्तान है ज्यादातर आपको ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये पौधा पेड़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो आदिवासी हैं वहां के, जो ऑस्ट्रेलिया के जो रेगिस्तान के जो आदिवासी हैं वो इसका यूज किस लिए करते हैं ये भी आपको याद रखना है। जो आदिवासी हैं वो क्या है, इसको पानी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो रेगिस्तानी ओक है, ठीक है, इसमें क्या है पानी का एक बहुत अच्छा स्रोत है। इसके वो क्या करते हैं पेड़ में पाइप लगा देते हैं जिससे क्या है पानी आता रहता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए जो रेगिस्तानी ओक है इसकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन में इतने गहरे तक जाती हैं जब तक कि उनको क्या है पानी ना मिल जाए। और यहां पर देखिए एक और यहां पर पॉइंट दिया गया है कि ये अपनी ऊंचाई की कितनी होती हैं, लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। और कहां पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो देखिए जो वहां के जो आदिवासी हैं वो क्या करते हैं पानी के लिए इस वृक्ष का यूज करते हैं। तो ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है इन सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि देखिए अशोक अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। तो कह रहा है कि उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। अब यहां पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आने जाने के लिए जो सार्वजनिक वाहन है उनका क्या है या फिर सार्वजनिक जो साधन है उनका प्रयोग करना। और जो तीसरा ऑप्शन है वो कह रहा है कि कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचें। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दूसरे के साथ में यहां पर सही आंसर चला जाएगा कि देखिए आने जाने के लिए क्या है सार्वजनिक वाहनों का यूज करें, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन दूसरा यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे बेहतर सुझाव होगा। तो ऑप्शन दूसरे के साथ में यहां पर सही आंसर चला जाएगा। बिल्कुल देखिए कमेंट करते चलिएगा और जो भी भाई बहन चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। कोई भी भाई बहन सीटेट एग्जाम हो गया, यूपी टेट हो गया, ठीक है, किसी भी टीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें टीईटी में यदि ईवीएस पूछा जाता हो तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल डेली प्रैक्टिस सेट आपके लिए अपलोड किए जाते हैं। आप चैनल पर जाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही वीडियो डले आपके पास में वीडियो झट से पहुंच जाए। तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि देखिए बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। ऑप्शन पहला कह रहा है यहां पर कि अक्टूबर से दिसंबर होती है। दूसरा है जनवरी से मार्च का महीना होता है। तीसरा कह रहा है कि अप्रैल से जून का महीना होता है या फिर जुलाई से सितंबर का होता है। तो देखिए जो मधुमक्खी है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा यहां पर महीना पूछा गया है कि कौन सा होता है, सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो यहां पर समझिएगा जो मधुमक्खियां होती हैं वो अंडे कब देती हैं ये आपको याद रखना है। तो जो अंडे देने का उनका टाइम होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर होता है, ठीक है।
तो जो मधुमक्खी पालन है वो किस मंथ में किया जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर में ही किया जाएगा। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन कब किया जाता है? अक्टूबर से दिसंबर माह में किया जाता है, क्योंकि जो मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है। तो यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहां पर देखिए कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों को पढ़कर आपको यहां पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनको आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। तो यहां पर देखिए कह रहा है, जो प्रश्न है नीचे तक दिया हुआ है, कह रहा है कि वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में उपयुक्त जो यहां पर 4 गतिविधियां दी गई हैं, इनमें से सबसे कम प्रभावी कौन सी होगी? तो यहां पर देखिए कथनों को पढ़ते हैं, इसके बाद में पता लगाते हैं हम कि सबसे कम कौन सी यहां पर विधि प्रभावी होगी। तो सबसे कम पूछा है, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। तो पहला जो ए ऑफ कथन है यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए, देखिए यहां पर बार नहीं है, इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उनकी देखभाल करें। तो देखिए हमसे सबसे कम पूछा है कि सबसे कम उपयोगी कौन सा होगा। दूसरा जो बी कथन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। और जो सी है कह रहा है कि वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। और डी कथन कह रहा है कि शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो देखिए जो सबसे कम यहां पर प्रभावी बता रहा है कि कौन सा यहां पर सबसे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा समझाने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका होगा। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहां पर जिस भी कथन में होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। कि देखिए जो विद्यार्थी हैं उनको कटा हुआ लकड़ी का गट्ठर दिखाने से वो क्या है, ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। तो यहां पर डी जो कथन है वो सही हो जाएगा। तो देखना है हमारा कि ऑप्शन में डी कथन। तो देखिए यहां पर पहला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए कोई एक डॉक्टर मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। तो कह रहा है कि यह मरीज किस रोग से पीड़ित होगा? तो यहां पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला कह रहा है कि एनीमिया से पीड़ित होगा, ऑप्शन दूसरा है बुखार से, तीसरा है म्यादी बुखार से, या फिर मलेरिया से। तो यहां पर देखिए जो समझिएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। बिल्कुल जिसको भी आता है इसका आंसर बिल्कुल कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए क्या करता है, कुछ दवाइयां लिखता है और साथ में क्या बोलता है कि भाई आप गुड़ खाओ, आंवला खाओ और हरी पत्तीदार सब्जियों को अपने खाने में क्या है जरूर सम्मिलित करें। यह सुझाव देता है उस रोगी को। तो यहां पर प्रश्न कह रहा है कि देखिए उस जो रोगी है उसको कौन से रोग से वो पीड़ित है। तो यहां पर ऑप्शन है एनीमिया से, है बुखार से, है म्यादी बुखार से, है मलेरिया से। तो देखिए पहला ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उसको क्या है, एनीमिया है। तो ऑप्शन पहला यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हीमोग्लोबिन की, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। तो यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद म्यादी बुखार की बात करते हैं जिसको टाइफाइड हम बोलते हैं। यदि आपसे पूछता है कि ये किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, या फिर प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो याद रखना है जो म्यादी बुखार है वो देखिए साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक बुखार है। ठीक है, इसके बाद मलेरिया की बात करते हैं तो देखिए प्रोटोजोआ के कारण होता है ये रोग, ठीक है, मलेरिया। और यदि बाहा की बात करता है तो मादा एनाफिलीज मच्छर, देखिए मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है वो मैं यहाँ पर सभी आपको क्लियर करते चलूंगा, हो सके तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसी क्रम में हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की। देखिए चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि इससे व्यापारी हमारे देश में किस देश से लाए थे। ऑप्शन पहला कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका से लाए थे, दूसरा है दक्षिणी अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, या फिर इंग्लैंड से। तो देखिए जो मिर्च है वो कहाँ का सबसे पहले कहाँ थी, इस देखिए ऑप्शन पहला यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि जो भोजन है इसमें क्या है मिर्च हम सम्मिलित करते हैं, तो कहाँ से लाई गई है मिर्च, दक्षिणी अमेरिका से लाई गई है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। कह रहा है कि एक कौन सा यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मणिपुर, दूसरा है चंडीगढ़, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर। तो यहां पर समझिएगा, देखिए जो मणिपुर है वो क्या है, आपका एक राज्य है, ठीक है। बाकी देखिए चंडीगढ़ हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, ये सभी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यदि आपसे पूछता है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपको याद रखना है 8 केंद्र शासित प्रदेश और कुल 28 राज्यों की संख्या है। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मुस्कान ने देखिए एक टॉपिक लिया है, एक विषय पर वो क्या कर रही है, चर्चा कर रही है। वो विषय क्या है, कह रहा है कि विषय रखा है उसने कि परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। ये मुस्कान का विषय है। तो कह रहा है कि इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया गया है। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद का आयोजन का उद्देश्य क्या है। तो यहां पर आपको जो उद्देश्य यहां पर विषय रखा गया है, तो इस विषय के आयोजन का उद्देश्य क्या है बताना है आपको। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। दूसरा ऑप्शन यहां पर कह रहा है कि यह इस मुद्दे पर छात्रों के कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। और यहां पर जो चौथा ऑप्शन है, कह रहा है कि यह छात्रों के विचारों को जानने और सही करने में मदद करेगा। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि मुस्कान क्या है, एक यहां पर शिक्षिका है, ठीक है, एक शिक्षिका है। तो उनके द्वारा एक विषय रखा गया है कि परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग कम से कम होना चाहिए या फिर निषिद्ध होना चाहिए। तो इस विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया गया है। तो मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य बताना है आपको क्या है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दूसरे के साथ में यहां पर सही आंसर चला जाएगा कि यह क्या है, मुस्कान इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। तो यहां पर ऑप्शन दूसरे के साथ में यहां पर सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल याद रखना है और सीटेट में देखिए पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए सीटेट, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट है वो आपसे एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो आज के प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न एनसीईआरटी पर भी बेस्ड हैं। तो बिल्कुल एक एक यहां पर प्रश्न को अच्छी तरीके से समझते चलिएगा। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं हम। कह रहा है कि अल बरूनी जिस देश से आया था उस देश का आपको नाम बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि उज्बेकिस्तान, दूसरा है ओमान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो देखिए जो अल बरूनी है वो कहां से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। यहां पर पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी आपसे पूछ सकता है कि किसके साथ में आया था। तो याद रखना है आपको कि महमूद गजनबी के साथ में अल बरूनी भारत देश में भ्रमण के लिए आया था, याद रखना है। और इसके द्वारा देखिए एक पुस्तक भी लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। आपको याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और पूछी जा सकती है। चलिए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरण कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा एक सम्मिलित नहीं है यहां पर। तो पहला ऑप्शन कह रहा है, बिल्कुल देखिए कमेंट करें, कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता, दूसरा कह रहा है कि पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन या फिर संस्कृति। तो देखिए शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरण कारकों में किसको शामिल नहीं किया गया है, शारीरिक गठन को नहीं किया गया है। तो जो देखिए यहां पर क्या भरेगा, शारीरिक गठन। चलिए अगला प्रश्न, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रकरणों में अंतःनिर्मित, दूसरा है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, और तीसरा है इकाई के अंत में। चौथा ऑप्शन यहां पर कह रहा है कि पाठ के अंत में नाम। तो यहां पर देखिए बिल्कुल आपको बताना है कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो ऑप्शन यहां पर पहला सही आंसर हो जाएगा, प्रकरणों में अंतःनिर्मित। चलिए देखिए यहां पर सभी प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के प्रश्न रखे हुए थे। दोस्तों देखिए यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।